हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास एक और नए टॉपिक के साथ में, जो कि हम लोग लेने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। यानी कंपनी अब अपने डिबेंचर्स जो इशू कर रही है वो एज ए सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या कर रही है, डिपॉजिट करवा रही है। अब ये कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होती है? देखो, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी हमें किसी भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लेता हूं मुझे अपना घर खरीदना है, तो मुझे बैंक से लोन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि मेरे पास इतना अमाउंट अवेलेबल नहीं है कि मैं घर खरीद सकूं। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं बैंक से लोन लूंगा तो बैंक वाले इस घर की प्रॉपर्टी जो है, बेसिकली उसके जो पेपर है, उसके पेपर अपने पास एज ए सिक्योरिटी के फॉर्म में डिपॉजिट रख लेगी कि भाई अगर मैंने रीपेमेंट नहीं किया तो बैंक मुझसे एक एग्रीमेंट साइन करवाएगी कि अगर आप टाइम से रीपेमेंट नहीं कर पाओगे तो हम आपके इस घर को बेच करके और अपने लोन का वापस क्या कर लेंगे, रिकवरी कर लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्टी के पेपर एज ए सिक्योरिटीज बैंक में डिपॉजिट करने पड़ते हैं। उसी तरह से जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तो कंपनी जो है वो अपने डिबेंचर्स को एज ए सिक्योरिटीज बैंक में डिपॉजिट कर सकती है। कोलेटरल का मतलब हो गया गिरवी रखना, यानी अपने डिबेंचर जो है, यानी अपनी जो सिक्योरिटीज है उनको बैंक के पास क्या रख रहे हैं, हम लोग डिपॉजिट करवा रहे हैं ताकि हमें लोन आराम से इजीली मिल जाए। अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को लगता है कि मेरी कंपनी लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएगी तो मैं क्या करूंगा, एज ए सेकेंडरी यानी एज ए एडिशनल सिक्योरिटीज इन डिबेंचर्स को, जो मैं कंपनी के डिबेंचर्स हैं उनको बैंक में एज ए सिक्योरिटीज के फॉर्म में डिपॉजिट करवा दूंगा ताकि मुझे लोन मिलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर मैंने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो वो पहले मेरी प्राइमरी सिक्योरिटीज जो है, जिसके बदले मैंने लोन लिया, उसको पहले सेल करेंगे। उसके बाद भी अगर उनका रीपेमेंट पूरा नहीं हो पाता है तो इन डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करके, यानी मार्केट में सेल करके अपना फंड रिकवर कर सकते हैं। यानी सिंपल सा लॉजिक है, कंपनी अपने जो डिबेंचर इशू कर रही है वो एज ए एडिशनल सिक्योरिटीज कर रही है ताकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को हमारी कंपनी के ऊपर फेथ हो जाए कि भाई हमारा अमाउंट एकदम सिक्योर्ड है। इसको हम लोग सिक्योर्ड लोन भी बोल सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने एज ए डिपॉजिट करवा दिया इशू ऑफ डिबेंचर्स सिक्योरिटीज के फॉर्म में। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो समझ लेते हैं। यानी कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग दो मेथड से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि अगर मान लो हमने बैंक से लोन लिया तो पहले तो हम लोग एंट्री पास करेंगे बैंक से लोन लेने की। बैंक से लोन लेते तो एंट्री क्या बनाते हैं हम लोग, 11th क्लास में पढ़ी होगी, लायबिलिटीज बन जाती है बैंक लोन, तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। मैं मान लेता हूं कि मेरी कंपनी ने 5 लाख रुपीस का लोन लिया है बैंक से। अब मुझे बताओ, अगर हम लोगों ने लोन 5 लाख का लिया है तो सिक्योरिटी ज्यादा जमा करवानी पड़ेगी या कम? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए, एकदम सेफ्टी चाहिए कि भाई अगर 5 लाख का लोन ले रहे हो तो सिक्योरिटी कम से कम ज्यादा की रखवाओ, जैसे गोल्ड लोन के केस में होता है। अगर आप अपने गोल्ड के बदले लोन लेना चाहते हो तो जो उसकी मार्केट वैल्यू है, क्योंकि गोल्ड की मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, तो आपसे ज्यादा अमाउंट का क्या करवाएंगे, गोल्ड रखवाएंगे और आपको कम अमाउंट का लोन देंगे ताकि उनका लोन एकदम सिक्योर है। तो अगर मैंने लोन लिया 5 लाख रुपीस का तो कंपनी अपने जो डिबेंचर इशू कर रही है वैसे कोलेटरल सिक्योरिटी वो 5 लाख से ज्यादा के लिए क्या करेगी, डिपॉजिट करवाएगी। तो मैं लिख लेता हूं उसको नरेशन में, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो लोन कितना लिया 5 लाख रुपीस का, एंड डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज ₹7 लाख। यानी मैंने अपने डिबेंचर 7 लाख रुपीस वैल्यू के बराबर बैंक में डिपॉजिट करवाए और बैंक से लोन कितना लिया है, 5 लाख रुपीस का। तो पहला मेथड तो क्या है, पहला मेथड है कि बैंक से लोन लेने की एंट्री बनाओगे और डिबेंचर इशू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज, उसकी कोई भी एंट्री आपको पास नहीं करनी, सिंपल बैंक से लोन लेने की एंट्री बनानी है और डिबेंचर जो कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किए हैं उसको नरेशन में दिखा देना है केवल। जैसे हम लोग 11th क्लास में नरेशन लिखते थे वैसे नरेशन में दिखा देना, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹5 लाख
एंड डिबेंचर इशूड एज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज रुपीज 7 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसका हम लोग बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बैंक से लोन लिया है मान लो लॉन्ग टर्म के लिए, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद यही सेम वैल्यू हम लोग बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। तो नोट्स टू अकाउंट में क्या लिखेंगे? पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि हम लोगों ने मान लो बैंक से जो लोन लिया है वो लिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो लिखोगे बैंक लोन। लोन कितना लिया है? 5 लाख रुपीज का, तो अमाउंट लिख देंगे 5 लाख रुपीज। और ब्रैकेट में दिखाएंगे कि हम लोगों ने डिबेंचर्स जो हैं वो इशू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो बैलेंस शीट में भी क्या दिखाना है आपको? ब्रैकेट में दिखा देना है, अलग से इसको किसी भी फॉर्म में हमें नहीं दिखाना है। ये तो हमारा कौन सा मेथड हो गया? पहला मेथड। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकंड मेथड की। पहली वाली एंट्री तो सेम बनानी है बैंक से लोन लेने की। क्या एंट्री बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, यानी मेथड फर्स्ट हो या सेकंड हो, बैंक से लोन लेने की एंट्री तो सेम एज इट इज वैसे ही बनेगी जैसे हम लोगों ने पहले वाले मेथड में बनाई है। अब यहां पे एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा और बनानी पड़ेगी, जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज। इसका ना डिबेंचर इशू हो रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो लायबिलिटीज बढ़ती है हमारी, तो डिबेंचर को कहां लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड। अब ये जो डिबेंचर इशू हो रहे हैं उन डिबेंचर्स को इशू करने की वजह से मुझे लोन मिल रहा है, तो यहां ये डिबेंचर हमें किस तरह से काम दे रहे हैं? एसेट्स की फॉर्म में। तो हमें एक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा जिसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। और सिक्योरिटीज कितनी रखवाई हम लोगों ने डिबेंचर्स के फॉर्म में? 7 लाख रुपीज। तो ये एंट्री किससे बनाओगे आप लोग? 7 लाख रुपीज से। तो सिक्योरिटीज के फॉर्म में जो डिबेंचर इशू किया उनकी वैल्यू कितनी है? 7 लाख। और बैंक से लोन कितना लिया? उससे कम वैल्यू का, यानी 5 लाख रुपीज का। अब इन दोनों एंट्री को हम लोग कैसे बैलेंस शीट में या नोट्स टू अकाउंट में शो करेंगे? तो पहले शो कहां करते हैं हम लोग? नोट्स टू अकाउंट में, और वही सेम वैल्यू कहां लिख देते हैं हम लोग फिर? बैलेंस शीट में। तो वापस लिख लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसे यहां लिखा था बैंक लोन 5 लाख, तो यहां भी लिख लेते हैं हम लोग सेम बैंक लोन 5 लाख रुपीज। ये अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद अब अपने डिबेंचर इशू किए, यानी हमारी एक लायबिलिटीज और बढ़ रही है, तो ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। लिखोगे परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स। क्या लिखोगे? परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स। कितने के डिबेंचर इशू किए हम लोगों ने? 7 लाख रुपीज। इसको अंदर वाले कॉलम में मत दिखाना, यहां पे डिबेंचर्स को यहां दिखाओगे 7 लाख रुपीज, और दोबारा से इन डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को 7 लाख रुपीज को यहीं से माइनस कर लोगे। तो इसी डिबेंचर में से लेस कर लेना डिबेंचर्स के सस्पेंस अकाउंट को 7 लाख रुपीज से। तो वैल्यू तो क्या आने वाली है? 0। यानी यहां पे भी टोटल वैल्यू 5 लाख आएगी और यहां पे भी टोटल वैल्यू 5 लाख आएगी, चाहे मेथड फर्स्ट हो या सेकंड हो। यहां अंदर वैल्यू आने वाली है 5 लाख रुपीज। बस प्रेजेंटेशन का तरीका कुछ डिफरेंट हो जाता है। इस एंट्री में डिबेंचर्स को हम लोग यहां शो करके और दोबारा से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को यहां से माइनस करके उसकी वैल्यू को नील कर देते हैं। ये हमें नोट्स टू अकाउंट में इस तरह से प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, और फिर यही फाइनल वैल्यू हम लोग कहां लिख लेंगे? बैलेंस शीट में लिख लेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर कंपनी ने अपने डिबेंचर इशू किया एज ए सिक्योरिटीज, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं तो उसके आगे एक रेट लिखा होता है। जैसे 9% डिबेंचर्स का क्या मतलब है कि कंपनी डिबेंचर होल्डर को 9% की रेट से क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यानी इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। तो कंपनी ने जो बैंक से लोन लिया ना 5 लाख रुपीज का, उस 5 लाख रुपीज के लोन लेने के बदले कंपनी क्या करेगी? 5 लाख रुपीज पर इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। लेकिन जो डिबेंचर इशू के एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज वो इंटरेस्ट फ्री होते हैं, उस पर कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट हमें नहीं करना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डिबेंचर्स अगर कंपनी ने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज फॉर्म में इशू किए हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये डिबेंचर जो है इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, सिर्फ जो बैंक से लोन लिया है उस लोन पे जो भी एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो हम लोग पे करेंगे, पर इन डिबेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। तो इस तरह से आपने देखा कि डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज का ट्रीटमेंट तो बहुत ही ईजी है।
अब क्वेश्चन में अगर आपको बोले नहीं कि ट्रीटमेंट कौन सा लेना है, फर्स्ट मेथड करना है कि सेकंड मेथड करना है, तो आप दोनों में से क्या कर सकते हो, किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करने के लिए बोले तो आप ये मेथड फॉलो कर लेना। तो आपने देखा डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज का ट्रीटमेंट भी बहुत ईजी है। सिर्फ आपको एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको कल आने वाली क्लास में करवा दूंगा। अगर हम लोग लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो उस केस में हम लोग किस तरह से इसका ट्रीटमेंट अपोजिट करते हैं, ये हम लोग देखने वाले अपनी आने वाली अगली क्लास में।